श्वेता, नासिक में क्या हुआ ये आपको भी पता होगा। महाराष्ट्र के नासिक से भी कुछ ऐसी खबर देखने को मिली है जहां पर जबरदस्त आग लग गई है। एक बस की ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नासिक में बस में अचानक से आग लग गई। हादसे के वक्त बस में कुल 23 यात्री सवार थे। अब सोचिए उन यात्रियों का क्या हुआ होगा। ड्राइवर और सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है, बस में लगी आग की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देख करके किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब देखिए, बस का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जिसे आग ने अपनी चपेट में ना लिया हो। हर तरफ से आग की भयंकर लपटें निकलती हुई नजर आ रही हैं। ये भीषण हादसा नासिक के छत्रपति संभाजी नगर हाईवे पर हुआ। आशंका जताई जा रही कि ये खतरनाक आग बस में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। हालांकि अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया। हादसे में यात्रियों के सामान और बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। हालांकि राहत की बात रही कि वक्त रहते बस का ड्राइवर, कंडक्टर और सभी 23 यात्री बस से नीचे उतर गए थे। सभी की जान जो है इस हादसे में बच गई। ये बहुत ही अच्छी बात रही कि जब चलती बस में आग लगी, इतना मौका बस ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों के पास था कि वो नीचे झट से उतर गए। और यही वजह रही कि जब बस धू-धू कर जलने लगी उस वक्त सभी यात्री, बस और कंडक्टर, बस के ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो सुरक्षित थे। लेकिन आग के तांडव की तस्वीरें केवल महाराष्ट्र के नासिक से सामने नहीं आई है। देखिए, गाजियाबाद से भी यहाँ जो है आग के तांडव की तस्वीर जो है वो देखने को मिली है। यहाँ बताया जा रहा है केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग की वजह से केमिकल फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है। गाजियाबाद से हम आपको खबर बता रहे हैं। देखिए, हादसे में फैक्ट्री का रखा सारा सामान बताया जा रहा है जलकर राख हो चुका है। कूड़े में लगी आग से ये बड़ा हादसा हुआ है। तो आग की लपटें देख करके वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूरा आसमान धुएं की वजह से काला होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राहत की बात ये रही कि हादसे के वक्त फैक्ट्री के अंदर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, क्योंकि उस दिन छुट्टी थी। नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आपको ये भी बता दें कि केमिकल फैक्ट्री गाजियाबाद के मोदी नगर में है जहाँ पर ये आग लगी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आग की लपटें देख वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। और बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था, लेकिन छुट्टी थी उस दिन, इसलिए बड़ा हादसा होते होते रह गया। ये एक राहत की बात रही। ड्रम में और कुछ केमिकल के छोटे ड्रम्स थे जो कि एक स्टोरेज टाइप के रूम में बंद थे, उसमें आग लगी हुई थी। होस पाइप दोनों तरफ से बनाते हुए आग बुझाना शुरू किया गया। साथ में ही पास की फैक्ट्री से भी हमने पानी लिया और लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये 2 तस्वीरें 2 अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है और वो है भड़की हुई आग। दोनों जगहों पर आग ने ऐसा विकराल रूप लिया कि आसपास के लोग दहशत से भर गए। वहीं किसी ने आग बुझाने की कोशिश की तो कहीं लोग दूर खड़े होकर वीडियो बनाते नजर आए। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के नासिक लेकर चलते हैं, जहां एक बस में ऐसी आग लगी जो देखते ही देखते विकराल हो गई। नासिक छत्रपति संभाजी नगर हाईवे पर बस पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी कि अचानक शिवशाही बस में आग लग गई। निफाड के पास डोंगराई होटल के सामने बस में अचानक आग लगते ही भगदड़ मच गई। बस में कुल 25 लोग सवार थे। गनीमत रही कि बस ड्राइवर समेत सभी यात्री सुरक्षित बच गए। अब आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लेकर चलते हैं। यहाँ भी आग की खौफनाक तस्वीर नजर आई। गाजियाबाद के निवाड़ी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कोई भी मौका आग बुझाने का नहीं मिला। जब तक लोग पानी लेकर आग पर काबू पाते, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। केमिकल स्टोर तक आग पहुंचते ही आग खौफनाक रूप ले चुकी थी। अब तक की जांच में पता चला है कि किसी ने फैक्ट्री के पीछे कूड़े में आग लगा रखी थी, जिससे वो आग फैक्ट्री तक पहुंच गई और पूरी फैक्ट्री को जलाकर खाक कर दिया। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। और ये सबसे बुरा लगता है श्वेता कि लोग भिड़ रहे हैं, सड़क पर बवाल हो रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है। वीडियो भी बनाते हैं और वीडियो वायरल भी होता है। कोशिश नहीं की जाती है कि उनको बचाया जा सके या अलग किया जा सके, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं। अब छात्रों में झगड़ा किस वजह से हुआ और पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्या की है, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ग्वालियर में बीच सड़क पर दे दनादन, छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीच सड़क पर छात्रों के 2 गुट आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं और पास में खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। पहले इस तस्वीर को देखिए। गीता टॉकीज चौराहे पर एक छात्र के साथ दूसरे गुट के कई छात्र मारपीट करते नजर आ रहे हैं। जमकर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं।
बेरहमी से पीटा जा रहा है। अब एक और तस्वीर देखिए। देखते ही देखते कुछ और छात्र लाठी डंडे लेकर पहुंचते हैं और हमला करने वाले छात्रों पर लाठी डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। एक छात्र दुकान के बाहर पड़े स्टैंड बोर्ड को उठाकर लड़ रहे छात्रों की भीड़ के ऊपर फेंक देता है। इसके बाद विवाद बढ़ता चला जाता है। दोनों तरफ से जबरदस्त तरीके से मारपीट शुरू हो जाती है। दोनों गुट के छात्र एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं। किसी छात्र ने मुंह ढका हुआ है तो कई छात्रों के कंधे पर स्कूल बैग दिखाई दे रहा है। थोड़ी ही दूरी पर कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आता। 33 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने कोचिंग सेंटर के संचालकों को मामले में तलब किया है। पुलिस मारपीट करने वाले छात्रों की पहचान में जुट गई है। तो दीपिका, जुहू बीच पर अगर आपको टहलते हुए थोड़ी प्यास लगी हो तो नारियल पानी, मुझे लगता है सुबह सुबह फायदेमंद भी बहुत है। नारियल पानी के तो वैसे भी फायदे हैं, लेकिन सुबह सुबह टहलते टहलते हमें थोड़ी सी प्यास लगी तो हमने सोचा चलो नारियल पानी से भी अपनी प्यास जो है बुझा लेते हैं। लेकिन तब तक के लिए खबर क्या दिखाएंगे? खबरें आप देख लीजिए। राजनीति की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के लिए नए सीएम का ऐलान हो गया है। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। अरुण साव और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया। रमन सिंह विधानसभा के स्पीकर बनेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर आज मुहर लग सकती है। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायकों के साथ बैठक में सीएम के नाम पर मंथन करेंगे। सभी विधायकों को दोपहर 1 बजे तक पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक बार फिर एक्टिव हो गई है। राज्य के आवास पर विधायकों से मुलाकात का दौर जारी है। वहीं मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सभी विधायकों को जयपुर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने बीएसपी के उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद की नए बॉस के तौर पर घोषणा की। पार्टी मीटिंग के दौरान उन्होंने आकाश आनंद को अपनी विरासत सौंपी। मायावती ने सभी राष्ट्रीय और राज्य के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। आपके नारियल का पानी खत्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी है और इसमें मलाई भी है। फिर भी खत्म होने वाला है। लेकिन धीरज साहू के घर पर जो नोटों का बंडल मिला है, मुझे लगता है उसकी गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं मिल रही। अभी भी खजाना मिले जा रहा है, कई खुलासे होते जा रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नोटों की गिनती करते करते मशीनें तक खराब हो गई हैं। अब कहाँ जाके नोटों की गिनती खत्म होगी, कितने नोट के बंडल मिले हैं आप देखिए। तब तक हम ये नारियल पानी भी और इसके अंदर की मलाई भी खत्म करते हैं। तब तक आप रिपोर्ट देखिए। नोटों के इस पहाड़ और अंबार को देखकर आप दंग रह जाएंगे। अरबों के कैश की गिनती में मशीन तक को लगाया गया, लेकिन ये मशीनें भी हाँफती नजर आईं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ 5 दिन के रेड में अब तक 330 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की जा चुकी है। माना जा रहा है कि ये आज छठे दिन भी जारी रहेगा, क्योंकि गिनती अभी पूरी नहीं हुई है। धीरज साहू के लोहरदगा और भुवनेश्वर के ठिकानों पर रेड पूरी हो चुकी है। हालांकि रांची के ठिकानों पर रेड आज खत्म होने की उम्मीद है। रांची स्थित उनके घर से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ 3 बैग और डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। इन बैग्स में बताया जा रहा है कि ज्वेलरी है। इसके साथ ही कई प्रॉपर्टी के कागजात भी जब्त किए गए हैं। साहू के यहाँ रेड में मिली पूरी राशि को आज बैंक खातों में जमा करा दिया जाएगा। इतनी बड़ी राशि मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन पर करारा वार किया है और इंडी अलायंस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। कांग्रेस सांसद के पास से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद
आज दिल्ली बीजेपी इस मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन करेगी। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी दिल्ली में धरना देगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी सांसद आज संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ये श्वेता, आप कभी आप लहरों से खेलने लग जाती है, कभी आप मलाई खाने के लिए रुक जाती है। थोड़ा जल्दी चलिए, खबर भी बताना है। आपके बिहार से ही अगली खबर है। देखिए, नारियल पानी पी लिया है तो मलाई खाना जरूरी है जब इसके अंदर मलाई निकल जरूर तो, लेकिन खबर भी बता रहे दीपिका, माना कि कभी कभी आपको एंकर लिंक्स लेने पड़ जाते हैं, लेकिन बिहार के गोपालगंज से खबर है, आग लगने की खबर है और कैसे यहाँ पावर स्टेशन पर जो ट्रांसफार्मर का वेयर हाउस था उसमें भीषण आग लगी है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और सोचिए, इतनी जबरदस्त आग लगी है, उन मशीनों का क्या हुआ होगा जो इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद थी। वो मशीनें तो पूरी तरह से मुझे लगता है जलकर खाक हो गई होगी। इस रिपोर्ट में आप देखिए आग कैसे लगी और कितना नुकसान इस फैक्ट्री के मालिक को उठाना पड़ेगा इस रिपोर्ट में। बिहार के गोपालगंज में आग का तांडव देखने को मिला। शहर के अरार मोड़ स्थित पावर स्टेशन पर ट्रांसफार्मर के वेयर हाउस में रविवार को भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था। लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद 8 से 10 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक वेयर हाउस खंडहर में तब्दील हो चुका था। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि बिजली कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, जो कि देखते ही देखते फैलती चली गई। ट्रांसफार्मर वेयर हाउस में लगी आग से कई मशीनें जलकर राख हो गई। वहीं रिपेयरिंग के लिए रखे गए दर्जनों ट्रांसफार्मर और ऑयल भी खाक में तब्दील हो गए। बहुत बड़ा है ना जुहू बीच और पानी बिल्कुल साफ। सबसे अच्छी बात है कि ये सेफ है। अगर आप लहरों में जाएंगे भी तो आप देखिए रेत जो है वो ऐसे नहीं है कि आप कहीं गिर जाएंगे या कोई गड्ढा है। बहुत सारे ऐसे बीचेस होते हैं जो अनसेफ होते हैं, लेकिन जुहू अगर मुंबई आए हैं तो जुहू चौपाटी जरूर आइए, इसको मिस नहीं कीजिए। खबरों में लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, क्या दिखाएंगे दीपिका? आगे आपको दिखाएंगे देश की कौन सी ऐसी बड़ी खबरें हैं, 1 मिनट में। पीएम मोदी आज वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। इसके तहत आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। योजना से युवाओं को वो रास्ते दिखाने हैं जिन पर चलकर देश विकसित देशों की कतार में खड़ा हो। दिल्ली की ट्रेड यूनियन ने रेड होल कर्मियों की 12 सदस्यीय टीम को सम्मानित किया। उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने वाले दल में ये कर्मी शामिल रहे। बता दें कि ऑगर मशीन खराब होने के बाद रेड होल कर्मचारियों को बुलाया गया था। इस दल में दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी भी हैं। आर्टिकल 370 की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले को भी याचिका में चुनौती दी गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 350 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हुए हैं। नोट भरने के लिए 176 बैग मंगवाए गए। भारी तादाद में मिले कैश को लेकर बीजेपी कांग्रेस को लगातार घेर रही है। इसको लेकर सड़क से संसद तक प्रदर्शन किया जाएगा। इस मुद्दे पर शाह समेत तमाम नेता हमलावर हैं। आप बोल दो। हाँ, और चलिए समंदर के इस लहरों के बीच से हम तमाम जो खबरें दिखा रहे हैं, अब बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कर लेते हैं। अब क्या हुआ? अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार हिंदू राष्ट्र को लेकर नहीं, उनकी सादगी को लेकर चर्चा में है। दरअसल मंच पर जब मौजूद रहते दीपिका, क्योंकि मैंने उनकी न्यूज भी कवर की है, तो वो बहुत अच्छे से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लोगों से कनेक्ट करते हैं और अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। कैसे अपने माता पिता को भी आप प्रणाम कीजिए, आप गुरुओं को भी प्रणाम कीजिए, आप कैसे क्या कहा जाता है कि भगवान में तो आस्था रखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने माँ बाप को भूल जाए। और मुझे अच्छा लगा बिल्कुल। और ये अच्छी बात है कि आप इतनी सरल भाषा में, गुरु को होना भी ऐसा ही चाहिए कि एक सरल भाषा में आप अपनी जो भाषा है, जो बात है वो रख सके। लेकिन इस बीच उन्होंने ऐसा क्या कहा जो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वायरल हो रहा है, देखिए। हम धन कमाने नहीं आए। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आपने मंच से ललकारते हुए देखा होगा। बात पहले भारत तो बन जाए, अखंड भारत की ओर चल रहे। जब घर बैठकर, जब मोबाइल पर या टीवी पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनता, तो घर से बाहर निकल जीवन की कथा बताकर, कथा सुनाते हुए भावुक होते देखा होगा।
हमारे जैसे नालायक की लाज, हमारे जैसे मूर्ख की लाज, हमारे जैसे विचित्र व्यक्ति की लाज जब बागेश्वर बालाजी ने बनाई है, तो भैया तुम भी इनके चरण शरण मत छोड़ना, ये तुम्हारी भी लाज बचाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार गाड़ी में खड़े होकर लाखों लोगों का अभिवादन स्वीकार करते देखा होगा। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार ताली बजा रहे हैं। लेकिन बाबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पानी का पाइप लेकर सफाई करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो बागेश्वर धाम का है, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सेवादारों के साथ धाम की सफाई में जुटे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक कोने को बारीकी से साफ कर रहे हैं। धाम में पहुंचे श्रद्धालु बाबा के इस अंदाज को देखकर जयकारे लगा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है। और 22 जनवरी का वो दिन जिसे सोच करके ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसको लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों से कितनी भव्य तैयारी की जा रही है और कई वस्तुएं अयोध्या पहुंचाई जा रही है। उन्हीं में से एक है रामलला की पोशाक, जो कि पुणे में बनकर तैयार हो रही है। और इसे भी एक अभियान के तहत जो है वो चलाया जा रहा है। 2 धागे श्री राम के लिए इस अभियान का नाम दिया गया है और इसकी शुरुआत जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की है। हथकरघे पर बैठकर उन्होंने खुद कपड़ा बुनने की शुरुआत जो है वो की है, वो भी प्रभु श्री राम के लिए। और इस अभियान से हम कहेंगे आप भी जुड़िए, आप भी अपना योगदान प्रभु श्री राम के वस्त्र बनाने के लिए जरूर दीजिए। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि देश भर में की जा रही है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में रामलला की मूर्ति के लिए जरूरी कपड़े भी तैयार किए जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र के पुणे से आएंगे। रामलला के कपड़े के लिए पुणे में 2 धागे श्री राम के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनकी शुरुआत कपड़ों की बुनाई के साथ शुरू की गई। 2 धागे श्री राम के लिए कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। जय श्री राम का उद्घोष के नारे के साथ स्मृति ईरानी ने भी हथकरघे पर बैठकर रामलला के लिए कपड़े की बुनाई की। ये मिशन रविवार से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें प्रभु रामलला के लिए तरह तरह के पोशाक का निर्माण किया जाएगा और फिर उसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या भेजा जाएगा। 2 धागे प्रभु राम के लिए अभियान की शुरुआत होने पर स्मृति ईरानी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में स्थापित होने जा रहे राम दरबार के लिए वस्त्र हाथों से बुने जा रहे हैं। इस अभियान का शुभारंभ सौभाग्य प्राप्त करने जैसा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर जो कि मुंबई से ही मिल रही है, हम आपको बता दें, मुंबई में चलते ट्रक में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है हाईवे पर यह हादसा हुआ है जब चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। बोरीवली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बीच सड़क पर ट्रक जो है वो धू-धू कर जलने लगा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से बोरीवली वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर यह हादसा हुआ है। एक्सप्रेस हाईवे पर चलते वक्त मिक्सर ट्रक में अचानक से ही आग लग जाती है और ट्रक में जो आग लगते दिख रही हैं वो काफी खतरनाक थी। ट्रक ड्राइवर इस आग में झुलस गया। हालांकि गनीमत ये रही कि ट्रक ड्राइवर छलांग लगा करके अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंचती है और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। यह हादसा एक्सप्रेसवे हाईवे पर देवीपाड़ा मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है। अरे भाई क्यों आगे क्यों उधर उन लोग का वो पड़ा है, सीढ़ी को किधर जाने देंगे, रुक जा। आर्टिकल 370 पर एक बड़ी खबर आपको बताएं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आज एक बड़ा फैसला सुनाने वाला है। बड़ा फैसला ये होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आर्टिकल 370 संवैधानिक है या फिर नहीं। 370 के खिलाफ कई याचिकाएं लगाई गई थी, उसको लेकर के आज पीठ ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। आतंकी घटनाओं में कमी आई है केंद्र सरकार की तरफ से, ये कहा गया है कि सुरक्षा भी वहां पर काफी ज्यादा कड़ी इस वक्त कर दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। एक रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं। क्या आर्टिकल 370 को निरस्त करना जायज था?
क्या मोदी सरकार के फैसले सही थे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज देश का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 5 दिसंबर को 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस पर फैसला सुनाएगी। इस फैसले से पहले जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज है। हालांकि वहां के स्थानीय नेताओं को ये उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से उनके फेवर में फैसला आएगा। जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था जी, क्योंकि ये पावर्स असेंबली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी, स्टेट को भंग करना और रिकमेंड करना। तो उस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत भी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन फैसला करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कर सकता है। तो उसका इंतज़ार है हमें। इस फैसले से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आंतरिक सुरक्षा के हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ADGP कश्मीर ने शुक्रवार को श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों से स्थिति पर नजर रखने और कश्मीर में कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। 4 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। फैसले से पहले एहतियातन श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कॉन्वॉय मूवमेंट भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। PDP ने अनंतनाग ईस्ट में होने वाले अपने कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है। और चलिए बात करेंगे इजराइल हमास जंग की। लगातार इजराइल का ऑपरेशन जो है वो हमास आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए जारी है। एक बार फिर से गाजा में जो है वो IDF ने ऑपरेशन जारी करते हुए यहाँ आतंकियों के ठिकानों को निस्त नाबूद किया है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए इजराइल की फौज ने वीडियो जारी किया है, आतंकियों के ठिकानों को बम से उड़ाया गया है। इस वीडियो में इजराइल की सेना का हमास के अड्डों पर घातक ग्राउंड ऑपरेशन दिखाया गया है। तो एक तरफ जहां इजराइल की सेना लगातार हमास के जो आतंकी अड्डे हैं उसे तबाह कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो हमास के आतंकवादी हैं वो भी इजराइल की सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं। उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। एक एक करके आतंकी ठिकानों को इजराइल की सेना बर्बाद कर रही है और दूसरी तरफ हमास की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर, ड्रोन से IDF के कैंप पर हमला किया गया, बख्तरबंद गाड़ी को बम से उड़ाया गया। हमले का जो वीडियो सामने आया है उसमें एक ड्रोन हवा में बम लेकर के इजरायली सेना के कैंप पर निशाना लगाता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमास ने इजरायली सेना पर किस तरीके से हमला किया है तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से IDF के कैंप पर यह अटैक किया गया है, बख्तरबंद गाड़ी को बम से उड़ाया गया है और लगातार देखिए दोनों तरफ से वीडियो जारी किए जा रहे हैं। जब IDF की तरफ से ऑपरेशन किया जाता है, आतंकी ठिकानों को उड़ाया जाता है, उसका वीडियो भी जारी किया जाता है और हमास की तरफ से देखिए किस तरीके से ये वीडियो जारी करके बताया गया कि हम रुकने वाले नहीं हैं और जब तक सांस लड़े रहेगी हम लड़ते रहेंगे। और यही वजह है कि IDF का जो कैंप बना हुआ है वहां पर बख्तरबंद गाड़ियों को बम से किस तरीके से उड़ाया गया है इस वीडियो में आप देख पाएंगे। जोरदार धमाका होता है और जिस जगह को हमास ने टारगेट किया वहां पर इजराइल की फौज जो है वो उसकी बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थी। और अब देखिए गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी इजराइल का ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि इधर से भी अटैक इजराइल के ऊपर किए जा रहे हैं, कई शहरों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं और यही वजह है कि इजराइल के जो सैनिक है वो इस वक्त चौतरफा लड़ाई लड़ रहे हैं। वेस्ट बैंक के दुबास में इजराइल का रॉकेट गिरा है। तो दुबास में एक मकान को इजराइल ने उड़ा दिया। हमास आतंकियों का अड्डा होने का यहाँ पर शक था, जिस वजह से यहीं पर हमला किया। घर पर बम गिराते ही वहां पर आग लग जाती है और धुआं तेजी से आसमान की तरफ उड़ने लगता है।
बम गिरते ही इलाके में धमाके की जोरदार आवाज भी साफ तौर पर सुनाई दे रही है। जो इस वक्त आवाज आप सुन रहे हैं, बताया जा रहा है कि हमले में कुछ लोग भी मारे गए हैं, लेकिन उनका आंकड़ा कितना था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। गाजा के बाद वेस्ट बैंक हमास के आतंकियों का बड़ा अड्डा जो है वो बन चुका है, जिसके बाद इजराइल की सेना वहां पर हमास के लोगों को चुन चुन कर मार रही है। और किस तरीके से वहां ये ऑपरेशन चला रहे हैं इजरायली सैनिक, उसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको गोलियों की आवाज, आपको बम से जो ठिकाने हैं उसको उड़ाने की आवाज जो है वो सुनाई देगी। तो लगातार यहाँ भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। और देखिए, जंग के बीच जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी तरफ से एक बार फिर से हमास को धमकी और चेतावनी दे दी गई है कि अगर जंग हमास की तरफ से नहीं रोका गया तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से आया है हमास आतंकियों को। पीएम नेतन्याहू की ये चेतावनी, सब कुछ खत्म हुआ, अब सरेंडर ही एक रास्ता है, सरेंडर नहीं करोगे तो जंग में मारा जाना तय है। हमास के कई आतंकी अब तक सरेंडर कर चुके हैं। जब से हमास के खिलाफ ये जंग शुरू हुई है तब से इजराइल के पीएम नेतन्याहू एक ही उनका मकसद है और वो लगातार चेतावनी भी दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। בימים האחרונים עשרות מחבלי חמאס נכנעים בפני כוחותינו. הם מניחים את נשקם, הם מוסרים את עצמם לידי לוחמינו הגיבורים. זה ייקח עוד זמן, המלחמה בעיצומה, אבל זה תחילת הסוף של חמאס. ואני אומר למחבלי חמאס, זה נגמר. אל תמותו בשביל סינואר. תיכנו עכשיו. गाजा ही नहीं, देखिए किस जी गाजा ही नहीं, वेस्ट बैंक पर भी देखिए इजरायली सेना जो है अटैक कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ पड़ोसी देश की बात करें लेबनान की, तो लेबनान में भी जो हिजबुल्ला है वो लगातार इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, जिसको इजरायली सेना जवाब दे रही है। हिजबुल्ला के ठिकानों पर भी जो है बम बरसाए जा रहे हैं, गोला बारूद जो है वो दागा जा रहा है। वहां से भी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए जरा किस तरीके से यहाँ भी इजरायली सेना जो है ऑपरेशन चला रही है और हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, तुरंत ही इजराइल की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है, बदला लिया जा रहा है और ये तस्वीर उसी सच्चाई को बयां करती है। जरा देखिए किस तरह से एक के बाद एक कई बम आसमान से हिजबुल्ला के आतंकी अड्डों पर बरसाए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। किस तरीके से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही है कि ये युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। हमास की तरफ से भी लगातार इजराइल की सेना पर हमले किए जा रहे हैं, उसका भी अब वीडियो सामने आ चुका है। किस तरीके से इजराइल की सेना को टारगेट हमास के आतंकवादी कर रहे हैं, उसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। गाजा में इजराइल के सैनिकों पर हमले का वीडियो तो हमने आपको दिखाया, लेकिन गाजा में इजराइल के सैनिकों पर किस तरीके से हमला हो रहा है। हमास के अल कसम ब्रिगेड ने ये हमला किया है, हमास के आतंकियों ने इसका वीडियो भी जारी किया और जो वीडियो हमास की तरफ से जारी किया गया है उसमें ये दिख रहा है कि इजराइल के जवान गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और तभी हमास के आतंकी उन पर छिप करके हमला कर रहे हैं।